एक सर्किट लिया है, ये अपने एसी का सप्लाई वोल्टेज ले लिया है, तो रिजल्टेंट वोल्टेज परिणामी वोल्टेज V इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL माइनस BC का होल स्क्वायर। ये रिजल्टेंट वोल्टेज हो गया। इसका इंपीडेंस का फॉर्मूला याद रखेंगे, प्रतिबाधा Z बराबर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इंपीडेंस Z हो गया, XL ये होता है ओमेगा L, ओमेगा को आप जानते हैं 2 पाई FL। XL इज इक्वल टू ओमेगा L। XL का नाम क्या देंगे अपन? इंडक्टिव रिएक्टेंस। संजय जय हिंद बेटा। XL का नाम देंगे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात। XC बराबर ओमेगा C, ओमेगा को आप जानते ही हैं 2 पाई है। तो ये डबल निशान लगा दिए हमने, याद रखना जिन पे हमने डबल निशान लगाए हैं। इसको हमने XL और XC में डिवाइड किया। X क्या कहेंगे? रिएक्टेंस प्रतिघात। XC को क्या बोलोगे? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, धारतीय प्रतिघात। XC को क्या बोलेंगे? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, धारतीय प्रतिघात। ओमेगा, ओमेगा का नाम क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में एंगल का मल्टीप्लाई कर दो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कोणीय आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी में एंगल का मल्टीप्लाई कर दो। F क्या है? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। इसका यूनिट लिखेंगे हर्ज या साइकिल पर सेकंड। हर्ज या साइकिल पर सेकंड। R X Z, R को बोलते हैं रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। ये खास बात है याद रखना, ऑल्टरनेटिंग करंट कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है डीसी से। तो एसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डीसी कंडक्टर से ज्यादा होता है। ऑल्टरनेटिंग करंट का रेजिस्टेंस डायरेक्ट करंट से ऐसा स्किन इफेक्ट के कारण होता है, त्वचा प्रभाव होता है ड्यू टू स्किन इफेक्ट। आपको तो बस ये याद रखना है, ज्यादा होता है। एसी का रेजिस्टेंस डीसी से ज्यादा होता है। एक्स को तो आप जानते हैं रिएक्टेंस, प्रतिघात। और जब एक से ज्यादा रेजिस्टेंस हो तो इसको बोलेंगे इंपीडेंस, मोर देन वन, प्रतिबाधा। और इनका यूनिट क्या लिखेंगे? यूनिट ओम। इनका यूनिट क्या होगा? ओम। तो हम एलसीआर सर्किट की जो बात कर रहे हैं, इसमें ऐसा लिख देंगे, एक्सएल की जगह हमने ओमेगा एल लिख दिया और एक्सी की जगह 1/ओमेगा सी। जेड का नाम क्या दोगे? जेड का नाम है इंपीडेंस, प्रतिबाधा। एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। तो एक्सएल और फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ है, फिजिक्स में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ याद रखना। एक्सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का भी ग्राफ याद रखना। एक्सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सूरज पुष्पा, राधे कृष्णा सर, मैं क्यों रोशनी सनी जैन, दीपक सर थोड़ा रुका करो नोट करने के लिए। बेटा अभी थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ रहा है। तो आगे बढ़ना होगा हमें। अगर हम इसमें फेज डिफरेंस की बात करें 10 पाई, तो VL माइनस VC अपॉन R। और VL इज इक्वल टू क्या कहेंगे हम? करंट इंटू रेजिस्टेंस। VC इज इक्वल टू क्या बोलेंगे? करंट इंटू रेजिस्टेंस। रखेंगे तो आ जाएगा XL
यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे 5। और कोई तरीका नहीं है क्या? एक और तरीका है, cos फाइव बराबर आर अपॉन जेड। फाई का नाम है फेज डिफरेंस। फाई का नाम क्या देंगे? फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस कालांतर। तो cos फाई का नाम क्या दोगे? पावर फैक्टर। cos फाई का नाम क्या देंगे अपन? पावर फैक्टर, शक्ति गुणक। cos फाई का नाम क्या दोगे? पावर फैक्टर, शक्ति गुणक। जिन पे डबल निशान है उन्हें हम याद रखेंगे। अब इसमें आपसे कंडीशन पूछी जाती है, रेजोनेंस कंडीशन, अनुनाद कंडीशन। रेजोनेंस ये इंपॉर्टेंट है भाई। रेजोनेंस मतलब सर्किट का हाई परफॉर्मेंस। हाई परफॉर्मेंस कब होगा? जब सर्किट के अंदर करंट ज्यादा होगी और रुकावट कम होगी। करंट ज्यादा और रुकावट कम, आई ज्यादा जेड कम। और ऐसा कब होगा? ऐसा कब होगा? तो ऐसा तब होगा जब वी इज इक्वल टू, ये कंडीशन है रेजोनेंस की। अगर ऐसा है तो वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? वी आर। और जेड इक्वल टू वैल्यू रख दीजिए इक्वेशन में आर। एक्स इज इक्वल टू ओमेगा एल और एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। तो यहां से ओमेगा आ गया 1 अपॉन रूट एल सी। ओमेगा की जगह 2 पाई रख देंगे तो 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी। एफ का यूनिट सीपीएस होता है, साइकिल पर सेकेंड या हर्ट्ज। लेकिन ओमेगा का यूनिट रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड। क्या अनुनादी आवृत्ति आप पर डिपेंड है? कॉमन आई सर कहां से और कैसे आते हैं बताओ। तो अभी क्वेश्चन कराते जाएंगे बेटा, आप चिंता करें। अगर एलसीआर सर्किट में अगर आर को बदल दें तो क्या एफ बदलेगा? तो एलसीआर सर्किट में अगर हम आर को बदलते हैं तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई एल सी। क्या ये आर पर डिपेंड है? नहीं। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन आर। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन आर। डज नॉट डिपेंड ऑन आर। अनुनादी आवृत्ति प्रतिरोध आर पर निर्भर नहीं है। अनुनादी आवृत्ति प्रतिरोध आर पर निर्भर नहीं है। प्रतिरोध आर पर निर्भर नहीं है। अगर आपने आर को बदल दिया, क्या अनुनादी आवृत्ति बदलेगी? तो नहीं बदलेगी। तो कॉमन डज नॉट डिपेंड ऑन आर। दीपक फ्रीक्वेंसी नो चेंज, बहुत बढ़िया। तो अनुराधाचार्य जी महाराज धन्यवाद सर, आप ऐसे ही हमारा कोर्स खत्म करा दीजिए। हाँ बिल्कुल, आपका कोर्स खत्म भी कराया जाएगा विद कंसेप्ट, एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लस न्यूमेरिकल प्लस मॉडल पेपर। तो मॉडल पेपर ही कराएंगे आपको। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई रूट एल सी, ये वेरी इंपॉर्टेंट। इन रेजोनेंस पावर फैक्टर इज इक्वल टू 1। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अनुनाद की स्थिति में शक्ति गुणांक क्या होता है? तो cos फाइव बराबर आर अपॉन जेड। जेड इक्वल टू आर कर देंगे तो cos फाइव इक्वल टू 1, यानी फाइव इक्वल टू 0। तो ये तो पावर फैक्टर है और ये फेज डिफरेंस। तो दोनों का ध्यान रखना। देखो फेज डिफरेंस के आंसर, फेज डिफरेंस एक एंगल होता है, तो इसके आंसर ऐसे ही होंगे 0, 30, 60, 90। तो अपने मन में क्वेश्चन आता है, कहीं अपन ने फिर पावर फैक्टर का मान बन तो नहीं किया, याद किया कि 0 तो नहीं याद किया, तो 1 और 0 में कंफ्यूजन आता है। तो आप याद रखना, फेज डिफरेंस एंगल है तो वो आएगा 0, वो 1 नहीं होगा। तो फेज डिफरेंस अगर 0 है तो cos 0 1 हो जाएगा, पावर फैक्टर 1। तो 0 और 1 याद रखना। तो 0 क्या होगा? फेज डिफरेंस और पावर फैक्टर 1। किस कंडीशन में? रेजोनेंस की कंडीशन में। रेजोनेंस की कंडीशन मतलब करंट ज्यादा, सर्किट का परफॉर्मेंस हाई, इंपीडेंस मिनिमम, रुकावट कम। तो यहां पर एलसीआर सर्किट में आपको रेजोनेंस की कंडीशन में पावर फैक्टर भी पूछा जाता है और फेज डिफरेंस भी पूछा जाता है। अगर एक इसमें क्वालिटी फैक्टर भी होता है, क्यू फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी चेक करना है।
गुणता गुणांक। अब भाई सर्किट का परफॉर्मेंस हाई हो गया, रेजोनेंस आ गया, तो रेजोनेंस चेक भी तो करना पड़ेगा। तो चेक कैसे करेंगे रेजोनेंस? तो इसका चेक किया जाता है द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इज कैलकुलेटेड बाई क्यू फैक्टर। तो अनुनाद की तीक्ष्णता का निर्धारण किससे करोगे? अनुनाद कैसा है, अनुनाद की तीक्ष्णता का निर्धारण इसी से करते हैं, क्यू फैक्टर से। और ये होता कितना है? एक्सएल अपॉन आर। आगे आप देखेंगे एलआर सर्किट में टेन फाइव ही होता है, ओमेगा एल अपॉन आर, ओमेगा वन अपॉन रूट एल सी रेजोनेंस की कंडीशन में, तो वन अपॉन आर रूट एल वाई सी। जिन पे डबल निशान है वो आप याद रखेंगे, जिन पे डबल निशान है वो आप याद रखेंगे। क्यू फैक्टर वन अपॉन आर रूट एल वाई सी, क्यू फैक्टर वन अपॉन आर रूट एल वाई सी, एक्सएल अपॉन आर ओमेगा एल अपॉन आर। क्या इसका डायमेंशन बता पाओगे? इसका डायमेंशन ही नहीं होता, एक्सएल का भी हो आर का भी हो। अगर हम आरसी सर्किट की बात करें, ये ऑल्टरनेटिंग साइन होता है, ये रिजल्टेंट वोल्टेज, ये इंपीडेंस, ये फाई निकाल लेना यहां से, एक्स अपॉन आर, एक्स सी आप जानते हैं वन अपॉन ओमेगा सी, कॉस पाई आर अपॉन जेड, जेड रूट आर स्क्वायर। तो ये आरसी सर्किट हो गया। अगर हम ऐसे ही आरएल सर्किट की बात करें, ये आरसी, अगर हम आरएल सर्किट की बात करें, ये आर लिया और ये एल लिया, ये सप्लाई के लिए। अगर हम रिजल्टेंट वोल्टेज की बात करें, ये रिजल्टेंट वोल्टेज हो गया। अगर हम इंपीडेंस की बात करें, एक्सएल की वैल्यू रख दोगे ओमेगा एल, कितना आ जाएगा? टेन पाई और कॉस पाई इस तरह निकालेंगे, टेन पाई एक्सएल अपॉन आर, कॉस पाई आर अपॉन जेड। फाई क्या है? फेज डिफरेंस। कॉस पाई क्या है? पावर फैक्टर। फाई फेज डिफरेंस है, कॉस पाई, कॉस पाई क्या है? पावर फैक्टर। क्या क्वेश्चन नहीं कराएंगे? ढेर सारे क्वेश्चन भी कराएंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें। बहुत सारे एमसीक्यूज कराते हैं, पर पहले कॉन्सेप्ट बताना जरूरी होता है। बिना कॉन्सेप्ट के आप इनका यूज ही नहीं कर पाएंगे भाई। कब कौन सा फॉर्मूला लग रहा है कैसे पता पड़ेगा? ये आर है। अगर सर्किट के अंदर प्योर रेजिस्टेंस है, प्योर रेजिस्टेंस, तो प्रतिरोध, अगर प्योर रेजिस्टेंस है तो आप क्या बोलेंगे? V इक्वल टू ये सप्लाई होता है, V0 साइन ओमेगा टी, आर से डिवाइड कर दो तो I इक्वल टू आ गया I0 साइन ओमेगा टी। यहां से आपको समझ में आ रहा है V एंड I आर इन सेम फेज, V एंड I आर इन सेम पेज, माने वीओ आई समान कलाम है। वीओ आई को क्या हो गया? समान कलाम है। तो वी और आई को अपन ने समान कलाम में कह दिया, जो शुद्ध प्रतिरोध है। अगर एवरेज डिसिपेटेड पावर निकालें इसमें, एवरेज डिसिपेटेड पावर, औसत व्यय शक्ति, ध्यान रखना नुकसान की वजह कौन होता है? आर। आर के कारण हीट पैदा होती है, तो नुकसान की वजह कौन है? आर। इसको ही कम करना होता है बेटा, औसत व्यय शक्ति। क्या फॉर्मूला दोगे? पी एवरेज, वी आर एम एस, आई आर एम एस, कॉस फाइव। क्या रखिएगा? कॉस फाइव वही है पावर फैक्टर। वी आई तक पावर होती है, वी आई तक पावर है तो ये पावर का फैक्टर कहलाएगा। वी आर एम एस वी जीरो अपॉन रूट टू, आई आर एम एस आई जीरो अपॉन रूट टू, कॉस फाइव। तो वन अपॉन टू वी जीरो आई जीरो कॉस फाइव। लेकिन यहाँ फाइव बराबर कितना रखोगे? जीरो। फाइव बराबर जीरो रखोगे तो यहाँ पर पी एवरेज कितना आ जाएगा? जब केवल आर है तो फाइव बराबर जीरो रख दीजिए, पी एवरेज नुकसान इतना हो गया। तो क्या एसी सर्किट में प्योर रेजिस्टेंस से तो नुकसान होता है? होता है। कितना नुकसान होता है? ये तो
जब सर्किट में प्योर आर है तो नुकसान की वजह कौन है? आर। नुकसान की वजह कौन है? आर। प्योर कैपेसिटर। ये पूछते हैं भाई क्या फेज डिफरेंस पर क्वेश्चन आता है? बिल्कुल आता है कि जब सर्किट के अंदर केवल आर लगाओ, केवल कंडेंसर लगाओ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। शुद्ध संधारित्र, तो ये प्योर कंडेंसर लगा दिया। एसी सप्लाई का सिंबल ये है, एसी सप्लाई का सिंबल ये। ऑल्टरनेटिंग V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। ये अप्लाई करने के बाद हम क्या देखते हैं? करंट आगे आ जाती है, कितना? π/2। करंट आगे का मतलब क्या है? वोल्टेज पीछे। तो आप तो करंट के नाम से याद रखें, करंट लीड्स वोल्टेज बाई π/2। धारा वोल्टेज से π/2 आगे, धारा वोल्टेज से π/2 आगेगामी। तो करंट कितना लीड कर रहा है ये पूछा जाता है। हाँ, करंट कितना लीड कर रहा है ये पूछा जाता है। क्या इस करंट को वाटलेस करंट बोलते हैं? बोल दो। Vrms Irms cos फाई, फाई की जगह π/2 रख दीजिए, तो पी एवरेज कितना आ गया? 0। और ऐसी करंट क्या कहलाएगी? वाटलेस करंट। तो बहेगी लेकिन नुकसान नहीं होगा। ऐसी करंट का नाम क्या है? वाटलेस करंट। पी एवरेज 0। अगर हम एफसी की बात करें तो 1/ω/c यानी 1/2π एफसी। अगर हम डायरेक्ट करंट की बात करें, क्या डायरेक्ट करंट के पास चक्कर है? तो डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी 0 है, तो एफसी कितना हो जाएगा? 1/0 यानी इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस से ब्लॉक कर देगा करंट को। तो एफसी इज इक्वल टू 1/ω/c। ओमेगा आपको याद होना चाहिए 2πf। आगे बढ़ना होगा तो करंट जब प्योर कंडेंसर लगा हो तो करंट आगे रहती है, कितना आगे? π/2। करंट लीड्स वोल्टेज बाय π/2। अगर हम प्योर इंडक्टर की बात करें, इंडक्टर मींस कॉइल, शुद्ध प्रेरकत्व। अगर हम प्योर इंडक्टर की बात करें, शुद्ध प्रेरकत्व की बात करें, ये हमने प्योर इंडक्टर ले लिया, ये सप्लाई लगा दी, तो हम क्या देखते हैं? जो सप्लाई आपने ये V0 साइन ओमेगा टी लगाई है, करंट इस समय पीछे रह जाती है, π/2 पीछे रह जाती है। एक आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्टोर्ड एनर्जी इन कंडेंसर 1/2 CV², जो हमने पहले पढ़ाया था। स्टोर्ड एनर्जी इन कॉइल 1/2 Li², वो डीसी सर्किट में आपने पढ़े थे। यहाँ पर स्टोर्ड एनर्जी की जगह वो पूछता है एवरेज डिसिपेटेड पावर, तो आंसर 0 देना। औसत व्यय पूछता है, एसी सर्किट लिखा होगा, एवरेज डिसिपेटेड पावर लिखा होगा, या तो कंडेंसर का जिक्र होगा या कॉइल का, आंसर देना 0। तो करंट कितना पीछे रह गई? तो करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय π/2। धारा वोल्टेज से π/2 पश्चिगामी, तो करंट वोल्टेज से कितना? π/2 पीछे। एवरेज डिसिपेटेड पावर की बात करें, क्या इस करंट को अपन वाटलेस करंट बोलते हैं? बोल दो। ये पूछा जाता है, एवरेज 1/2 Li² मत लगा देना, एवरेज डिसिपेटेड पावर, औसत व्यय शक्ति। तो आप देख रहे हैं कि नुकसान की जो वजह है वो आर है, ना एल है ना सी है। तो कोशिश करना जहां पर भी हो एल को ज्यादा रखने की, आर को कम रखने की, अगर आपको नुकसान नहीं चाहिए। तो एवरेज डिसिपेटेड पावर, औसत व्यय शक्ति कितनी आ गई? 0। एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू रख दीजिए 2πfl। अगर हम डायरेक्ट करंट की बात करें, डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी होती है 0, तो एक्सएल की वैल्यू पूछी जाती है 0। एक्सएल एफ के प्रोपोर्शनल आया। डायरेक्ट करंट के लिए एक्सएल एक्सी पूछते हैं। एक्सएल एक्सी का ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, जो हम बता चुके हैं। रूट मीन स्क्वायर, तो रूट करना है, मीन भी करना है और स्क्वायर भी करना होता है, तीनों एक साथ। तो यहां पर ये वैल्यू आती है Vrms इक्वल टू जो आपको सप्लाई वोल्टेज दिया जाता है वो आरएमएस ही दिया जाता है। आरएमएस मींस रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर भी से यहां वोल्टेज है, वोल्टेज का वर्ग माध्यमूल मान, वोल्टेज का वर्ग माध्यमूल मान। अगर Vrms, जैसे आपको कई बार क्या करते हैं वो Vrms
ये भारत का सप्लाई वोल्टेज आप याद भी रखेंगे। तो बी नॉट कितना आएगा, बी जीरो आ जाएगा। क्या हमने 311.11 याद रखे? हाँ। तो ये बी जीरो क्या है, बी जीरो ये तो VRMS हो गया, रूट मीन स्क्वायर। बी जीरो को बोलेंगे पीक वैल्यू। पीक वैल्यू, पीक मतलब होता है शिखर। मैक्सिमम वैल्यू, आपको पता है मैक्सिमम को ही एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। मैक्सिमम को ही एम्पलीट्यूड कहते हैं। मैक्सिमम वैल्यू को ही एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो VRMS V0/√2। गौरव राठौर, जैन बेटा। तो VRMS V0/√2, ERMS, इसको ई को EMF बोल दो, विद्युत वाहक पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। E0/√2 और यहीं से IRMS लिख दो, I0/√2। अगर आप √2 की वैल्यू को जानते हैं, नहीं जानते तो याद कर लेना, और दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो तो बन जाएगा 1/√2। तो √2 का डिवाइड करोगे तो 0.707, V0 0.707, E0 ये याद कर लेना। तो VRMS V0/√2, IRMS I0/√2, ERMS E0/√2। जो आपको सप्लाई वोल्टेज दिया जाता है 220, वो कौन सा है, आरएमएस है। एसी मोर डेंजरस होती है डीसी से। उसका कारण ये है, इसकी वैल्यू 220 दी है, तो 220 से कहां पहुंच गई है, +311 से -311 तक। एवरेज वैल्यू फॉर एवरेज वैल्यू फॉर कंप्लीट साइकिल, पूरे चक्कर के लिए औसत में, आपको पता है ऑल्टरनेटिंग करंट आधे चक्कर में पॉजिटिव, आधे में नेगेटिव। तो ई एवरेज, आई एवरेज, डी एवरेज क्या बोलोगे, आधे चक्कर में पॉजिटिव, आधे चक्कर में नेगेटिव। एवरेज कैसे निकालते हैं अपन, सबका सम करते हैं, एवरेज निकालते हैं तो 0 आएगा। तो फॉर हाफ साइकिल निकालो, आधे चक्कर के लिए, आधे चक्कर के लिए अगर अपन हाफ साइकिल की बात करें, हाफ साइकिल की, तो ये आता है अगर बी एवरेज की बात करें 0.63 V0, और आई एवरेज की बात करें 0.63, ये डायरेक्ट याद कर लेना। पूरे चक्कर के लिए पूछा जाए तो 0, पूरे चक्कर के लिए पूछा जाए 0, इसलिए आधे चक्कर की बात करेंगे हाफ साइकिल की। तो हाफ साइकिल के लिए हमने ये वैल्यू निकाली। अब देखिए फैराडे लॉ क्या कहता है, फैराडे का नियम, हमने ये कॉइल ली और ये मैग्नेट दिया, आप इसके पास इसको चलाओगे, इसमें हमने और टर्न ले लिए, तो हम क्या देखते हैं, इसके अंदर ईएमएफ पैदा होगा। कितना पैदा होगा, तो इंड्यूस ईएमएफ, प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसको अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का सबसे आसान तरीका है, सबसे सस्ता। अदरवाइज आप बैटरी की हेल्प से जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं वो महंगी करंट है और कमजोर है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू, इन्होंने बताया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ
चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। कितना परिवर्तन हुआ? तो E इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। माइनस क्यों? हम इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस करना चाह रहे हैं, लेकिन कॉइल क्या करेगी? अपोज करेगी, विरोध करेगी। अगर इसमें एन टर्न लेना तो माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न। टर्नों की संख्या। क्या इस नियम से हम इंड्यूस करंट की डायरेक्शन भी कैलकुलेट करेंगे? नहीं, केवल मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड पर मान। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको बढ़ाना है। अगर यह एक दे तो आप एन की जगह वन रखेगा। एन की जगह क्या रखोगे? वन। तो अगर हम कॉइल के पास मैग्नेट को फास्ट ले जाएंगे तो टाइम कम लगेगा ही ज्यादा पैदा होगा। इंड्यूस करंट धारा, क्या करंट भी ज्यादा पैदा होगी? बिल्कुल ज्यादा पैदा होगी। अगर आप फास्ट ले जाते हैं इसको तो करंट भी ज्यादा पैदा हो गई। तो इंड्यूस करंट, प्रेरित विद्युत बल, प्रेरित विद्युत धारा। अगर हम इंड्यूस चार्ज की बात करें Q इज इक्वल टू आई टी। ये बहुत ही कमाल की बात है, dt से dt कैंसिल। तो इंड्यूस चार्ज का जो फॉर्मूला है, क्या ये टाइम पर डिपेंड है? नहीं। इंड्यूस चार्ज टाइम पर डिपेंड है क्या? नहीं। टाइम से टाइम कैंसिल हो गया। तो आप मैग्नेट को फास्ट ले जाए या स्लो ले जाए, चार्ज नहीं बदलेगा। कॉमन लेंज लॉ डायरेक्शन, बिल्कुल लेंज लॉ डायरेक्शन बताता बेटा। तो यहां पर लिखेंगे इंड्यूस चार्ज does not depend on time, प्रेरित आवेश समय को रेट बोलते दर, समय पर निर्भर नहीं है। इंड्यूस्ड ईएमएफ के फॉर्मूले में आर नहीं आता। डज नॉट डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस, प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रतिरोध पर निर्भर नहीं है। प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रतिरोध पर निर्भर नहीं है, लेकिन बोल देना इंड्यूस करंट दोनों पर डिपेंड है। इंड्यूस करंट डिपेंड्स ऑन बोथ टी कॉमा। तो प्रेरित धारा समय व प्रतिरोध दोनों पर निर्भर। फॉर्मूले से समझ लेना, दोनों पर निर्भर। तो फैराडे लॉ से मैग्नीट्यूड बताएंगे, मैग्नीट्यूड परिमाण, फैराडे नियम से मैग्नीट्यूड इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट यानी प्रेरित धारा, प्रेरित विद्युत वाहक बल। लेकिन अगर वो आपसे पूछते हैं डायरेक्शन शब्द आ जाए, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन शब्द आ जाए प्रेरित धारा की दिशा शब्द आ जाए, दिशा
तो आप आंसर लगाएंगे लेंजेज रूल। तो ये दिशा और फेराडे लॉ से आप मैग्नीट्यूड, फेराडे लॉ से एफएम, मैग्नीट्यूड ध्यान रखना, फेराडे लॉ से मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन पूछा जाए तो लेंज लॉ, ये लेंज लॉ है क्या? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट किस तरह होगी डायरेक्शन? इज सच दैट इट अपोज द कॉज which प्रोड्यूसिंग इट। प्रेरित धारा की दिशा किस प्रकार होगी? ये इंपॉर्टेंट है, इसका स्टेटमेंट भी याद रखना, स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है। प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है, तो उस कारण का विरोध करती है, विरोध करती है जिसके कारण उत्पन्न हुई है, जिसके कारण उत्पन्न हुई है। मतलब क्या है इसका? अगर आपने एक कॉइल ली और इसके अंदर करंट पैदा की, आप एन को इधर ला रहे हैं, तो इसके अंदर जो करंट पैदा होगी इसके एन के पास लाने का अपोज करेगी। इस तरह बनाया करो एन को, तो आपको डायरेक्शन याद हो जाएगा। ये क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। ये पास आने का अपोज हो गया वामावर्त। अगर हम इसको दूर ले जाएं तो दूर ले जाने का भी अपोज करना है। अब एन को दूर ले जाओगे तो अपोज किस तरह होगा? इस तरह। एस को इस तरह बनाना तो आपको डायरेक्शन याद आ जाएगी, क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त, प्रत्येक स्थिति में अपोज। तो आप क्या बोलेंगे? लेंज लॉ बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। लेंज का नियम किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर। तो लेंज का नियम, क्योंकि आपने जो वर्क किया वही तो इसके अंदर एनर्जी बन गया, ईएमएफ बन गया, करंट बन गया, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित। तो लेंज लॉ किस पर आधारित है? बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। जब हम E बराबर माइनस डी फाई अपॉन dt की बात करते हैं तो फाई के तीन फॉर्मूले याद रखना। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फाई इक्वल टू लाई, फाई इक्वल टू माई। तो यहां पर वैल्यू रखेंगे E इक्वल टू माइनस एम। जिन पे डबल निशान लगा रहे हैं उन्हें आप याद रखेंगे। तो आप चाह रहे हैं ईएमएफ पैदा हो, तो उसके लिए बी में परिवर्तन कर दीजिए। बी में परिवर्तन होगा तो करंट में परिवर्तन हो जाएगा। बी प्रोपोर्शनल आर। आपको बी में परिवर्तन करना है तो करंट में परिवर्तन करके हम बी में परिवर्तन कर लेंगे। संजय सर मेरे को समझ नहीं आ रहा है, क्लास बहुत फास्ट चल रही है। बेटा संजय थोड़ा पुराने कंसेप्ट आप पढ़े, थोड़ा सा डेली वीडियो देखा करें तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ई बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी, इसके इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे वीडियो हमारे पहले बने हुए हैं, उनको आप देखें, क्योंकि मैराथन क्लास है, रिवीजन क्लास है, तो थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा। तो ई बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी, बाद में आप इन पॉइंट्स को पढ़ोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप थोड़ा सा क्लास के बाद इसकी पीडीएफ भी पढ़े। अभी हमने 2 क्लास और करा दी थी, कल कल 2 क्लास हुई थी, हम दोनों क्लासों के वीडियो देखेंगे प्लस पीडीएफ पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत आ ही नहीं सकती। तो माइनस डी फाई अपॉन डी टी, फाई इक्वल टू ए बी, तो माइनस ए डी वी अपॉन डी टी, फाई की जगह लाइन भी रख सकते हैं, फाई की जगह माई भी रख सकते हैं। एल और एम क्या है? इंडक्टेंस। इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस बोल दो ऑफ सर्कुलर कॉइल। अपन ने कॉइल ले ली, उसका सर्कुलर कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस देखें। वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सर्कुलर कॉइल। ये हमने ये सर्कुलर कॉइल ले ली, इसका सेल्फ इंडक्टेंस आपको भी तो पता ही है, भी याद रखना, भी याद है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस भी याद रख लो। क्या इसको याद कर लें? हाँ, म्यू जीरो की वैल्यू आपको पता है,
विद यूनिट इसकी वैल्यू याद रखना, हेनरी अपॉन मीटर। म्यू नॉट को क्या बोलोगे? परमिबिलिटी। चुंबकशीलता, म्यू नॉट को क्या बोलोगे? चुंबकशीलता। बी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहां से आप देख रहे हैं अगर नंबर डबल करें तो एन 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर नंबर डबल करें तो एन कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स। नंबर डबल करें पूछा जाता है क्वेश्चन, नंबर डबल करें तो एल कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स। अगर हम नंबर डबल करें तो एल हो जाएगा 4 टाइम्स। ये हमने सर्कुलर कॉइल के लिए देखा। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलिनॉइड, परिनालिका का, लंबी परिनालिका का स्वप्रेरक, हमने सोलिनॉइड ले लिया, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L इक्वल टू म्यू जीरो एन स्क्वायर अपॉन एल। और अगर इसका भी पूछा जाए, भी हमने कल ही पॉइंट दिखाया था, क्या इसका भी डायमीटर पर डिपेंड, रेडियस पर डिपेंड नहीं है? तो एन का एन स्क्वायर से कैसा रिलेशन है? म्यू जीरो एन स्क्वायर अपॉन एल, म्यू जीरो एन स्क्वायर अपॉन एल। अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा जाए कि हमने दो टू सॉलिनॉइड लिए, इनके बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू सॉलिनॉइड, दो परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व, दो परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। तो एन स्क्वायर की जगह जो अपने पढ़ा था ना, एन स्क्वायर को एन वन इंटू लिख दीजिए। एन स्क्वायर को क्या लिखोगे? एन वन एन टू। तो जहां अपन ने अभी बोला था एल प्रपोर्शनल एन स्क्वायर, वहीं आप एम प्रपोर्शनल क्या बोलोगे? एन वन टू। और एक इंपॉर्टेंट रिलेशन भी याद रखना, एम इज इक्वल टू रूट एल वन एल टू। इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है? हेनरी। एम प्रपोर्शनल रूट एल वन एन टू, एल प्रपोर्शनल एन स्क्वायर, एम इज इक्वल टू रूट एल वन एल टू। ये तीनों फॉर्मूलों पे डबल निशान लगा दिया है। क्या इन्हें याद कर लें? पांचों पर डबल निशान, हाँ पांचों याद कर लें। तो दो परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। एक क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर रिड्यूस्ड एडी करंट। तो अगर आप एक सॉलिड कंडक्टर लेते हैं, सॉलिड ठोस चालक लेते हैं और उसके अंदर करंट इंड्यूस कराते हैं, तो पानी में जैसे एडी उत्पन्न होती है वैसे ये उत्पन्न होती है, इसलिए कहते हैं भंवर धारा है। तो भंवर धारा कम करने के लिए ये पूछा जाता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। भंवर धाराएं कम करने के लिए तो आंसर याद रखना, क्या बोलोगे? क्रोड लैमिनेटेड, क्रोड लैमिनेटेड। क्रोड पटलित बनाते हैं, क्या करते हैं? क्रोड पटलित, क्रोड लैमिनेटेड। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है शॉक कॉइल, ये बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट में यूज होगा। कहां पर यूज होगा? शॉक कॉइल यूज होगा एसी को कंट्रोल करने के लिए, ऑल्टरनेटिंग करंट को। शॉक कॉइल में नुकसान कम करना है, तो नुकसान की वजह कौन होती है? रेजिस्टेंस। तो आप कहेंगे हाई इंडक्टेंस लो रेजिस्टेंस। हीटर में हाई रेजिस्टेंस रखते हैं, उसमें ज्यादा हीट पैदा करनी होती है। उच्च प्रेरक स्पेसिलिटी पूछी जाती है, ध्यान रखना। निम्न प्रेरक स्पेसिलिटी पूछी जाती है, लिख देना स्टार पॉइंट बना के। शॉक कुंडली का नुकसान की वजह खत्म करो। नुकसान की वजह कौन है? आर, तो आर को कम करो। नुकसान की वजह कौन है? आर, आर को कम करो। अब थोड़ा हीटिंग के बारे में समझे, थोड़ा सा कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हीटर, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्रेस इलेक्ट्रिक आयरन, फ्यूज वायर, इसी पर आधारित है। हीट का फॉर्मूला याद रखना, H बराबर आई स्क्वायर आर टी जूल।
H बराबर हीट का फॉर्मूला याद रखेंगे ऊष्मा का I स्क्वायर आर टी जूल। आई की जगह अगर हमने V अपन आर रख दिया और आई आर की जगह V रख दिया तो रख दीजिए, तो यहां तीन फॉर्मूले और बन गए। H बराबर वी आई टी, सब पे डबल निशान लगाया, सबको याद करेंगे ये जूल। अगर हम बात करें 1 कैलोरी, ये होता है 4.18 जूल, लगभग 4.2 लिख देंगे तो 1 जूल इज इक्वल टू 1/4.18। क्या 4.2 नहीं लिख पाओगे? लिख देंगे तो लिखेंगे कैलोरी में वैल्यू आई स्क्वायर आर टी 4.18, बी आई टी 4.18 और बी स्क्वायर टी अपॉन आर 4.18। और ये किस में हो जाएंगे? कैलोरी में। कैलोरी तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H इक्वल टू बी आई टी, H इक्वल टू बी स्क्वायर टी अपॉन आर इंटू 4.2। इसको किसमें लिखेंगे? कैलोरी में। आप अगर रेगुलर क्लास लेंगे तो आपको समझ में आएगा, सब जानते हैं, समझा के ही मानते हैं, लेकिन आपको रेगुलर क्लास लेनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति, आपको पता है P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, यहां पर बोलते हैं H अपॉन टी। H बराबर आई स्क्वायर आर टी से टी काट दो, बी स्क्वायर अपॉन आर और बी आई। तो अगर हम बोलते हैं P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, तो यहां से क्या बोलोगे? वाट बराबर जूल अपॉन सेकंड। वाट बराबर क्या बोलोगे? जूल अपॉन सेकंड। P बराबर आई स्क्वायर आर से बोल देना क्या? वाट बराबर एम्पियर का स्क्वायर इंटू ओम। वाट बराबर एम्पियर का स्क्वायर इंटू ओम। P बराबर वी आई से बोलना, जिन पे हम डबल निशान लगाते हैं वो याद करना है। वाट बराबर वोल्ट इंटू एम्पियर। वाट बराबर वोल्ट इंटू एम्पियर। P बराबर वेरी इंपॉर्टेंट, वाट बराबर वोल्ट इंटू एम्पियर। वाट बराबर वोल्ट इंटू एम्पियर। अगर हमने एक बल्ब लिया, ये 100 वाट का बल्ब है, 220 वोल्ट दोगे तो ये 100 वाट दे देगा। 100 वाट मतलब 100 जूल पर सेकेंड। इसका आपको आर कैलकुलेट करना है। ये हमने एक बल्ब लिया, इसका आर कैलकुलेट करना है। ये एक हमने हीटर लिया, और इसका पावर दिया है 100 वाट, 1000 वाट, भी दिया है 220 वोल्ट, आर पूछा है। लगाइए फॉर्मूला P बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर। सभी बालक फॉर्मूला लगाइए P इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर। और सभी बालक सेशन को शेयर भी किया करें, अपनी सब्सक्राइबर कम होते जा रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। तो P इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर, बेटा P इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर। P की वैल्यू 100 वाट, 220 220, तो R इज इक्वल टू 484। तो P इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर। P दिया, V दिया, R कैलकुलेट करना है। इधर बात करेंगे P इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर। P कितना है? 1000 वाट, 220 220 अपॉन आर 48.4, यानी पावर ज्यादा है तो रुकावट कम है, तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी पावर अगर अपन बात करें हीटर की ज्यादा होती है पंखे से, तो रुकावट आप किसकी कहेंगे? हीटर की ज्यादा बोल दो, रुकावट हीटर की कम बोल दो पंखे से। अगर आपको नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने हैं, यूनिटों की संख्या, तो आप बोल देना वाट इंटू आवर अपॉन 1000। और जो आप किलोवाट आवर कहते हैं वो याद रखना, किसी को आप एक यूनिट बोल देते हैं, ये किलोवाट आवर भी आप याद रखेंगे। अब कुछ मुलाकात क्वेश्चनों से भी कर लें, क्योंकि पेपर में आपकी मुलाकात क्वेश्चन से ही होगी।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी याद रखना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किलोवाट आवर याद रखना, यूनिट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के मात्रक। कुछ बातें आप पहले से जानते हैं, 1 हॉर्स पावर आप जानते हैं 746 वाट, 1 किलोवाट भी जानते हैं 1000 वाट, 1 मेगावाट भी जानते हैं, कैपिटल मेगा होता है। सर कैसे पहचानेंगे पावर का फॉर्मूला, सीरीज में कौन सा लगेगा और पैरेलल, बेटा कुछ नहीं कहा जाए तो पैरेलल वाला लगाना, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। लेकिन अगर वो स्पेशल बोले सीरीज तो P इक्वल टू I स्क्वायर R है, तो सीरीज में करंट सेम होता है, लेकिन कुछ कहेगा नहीं तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल R। अब कुछ क्वेश्चनों से मुलाकात कर ली जाए, क्योंकि पेपर में आपकी मुलाकात क्वेश्चन से ही होगी, तो कुछ क्वेश्चनों से मुलाकात कर ली जाए, कुछ क्वेश्चनों से मुलाकात कर ली जाए। बताएं चौक कुंडली का होता है, बताइए चौक कॉइल, चौक कुंडली का प्रयोग कहां करते हैं अपन, ये भी पूछा जाता है ऑल्टरनेटिंग करंट में, प्रत्यावर्ती धारा को रेगुलेट करना है। बोल दो नुकसान की वजह कौन है, आर, तो उसको ही कम कर दो, नुकसान की वजह कौन है, आर, उसको कम कर दो। क्या इंडक्टेंस की वजह से नुकसान होगा, नहीं, हाई इंडक्टेंस, उच्च प्रेरकत्व, और रुकावट कौन करना है, कम, तो लो रेजिस्टेंस बोल दो, लो रेजिस्टेंस। निम्न प्रतिरोध बोलना होगा, निम्न प्रतिरोध, तो उच्च प्रेरकत्व और निम्न प्रतिरोध कहां है, आंसर ए बोलो, हाई इंडक्टेंस लो रेजिस्टेंस। इस तरह का क्वेश्चन आएगा, इस पर वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि पेपर में आपकी मुलाकात क्वेश्चन से ही होगी। तो चौक कॉइल, क्या चाहते हैं आप कॉइल से, नुकसान कम हो, नुकसान की वजह कौन है, आर, आर को कम कर दीजिए, तो लो रेजिस्टेंस, हाई इंडक्टेंस, हाई इंडक्टेंस लो रेजिस्टेंस। आगे बढ़ना होगा, बताइए आरएमएस कैलकुलेट करना है, ये साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू दी है E0, ये टी के साथ जो लिखा रहता है वो ओमेगा, तो इक्वेशन आपने पढ़ रखा है, E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, उसने जो इक्वेशन दिया है E इक्वल टू साइन, ऐसा दिया, ठीक है। तो अगर अपन ओमेगा को देखें, ओमेगा जानते हो आप, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा कितना होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई, कितना हो गया 6.28, भाई पाई को तो आप जानते होगे 22/7, 3.14, ये अपन में 100 ले जाइए, तो एफ इक्वल टू आ गया 100, फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज आ गई, फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज, कांस्टेंट मत किया अगर बेटा फ्रीक्वेंसी को, ये तो जनरेटर के ऊपर डिपेंड है कितनी फ्रीक्वेंसी, अमेरिका में 60 है, भारत में 50 है, फिर आपको जैसा इक्वेशन दे दें, ऐसा थोड़ी 50 ही रहेगी, हमने तो 50 रटी, हम तो 50 ही आंसर लगाएंगे, ऐसा नहीं होगा बेटा। E0141 ERMS E0 अपॉन √2, तो 141 और 1.41, तो इसको भी ऊपर पहुंचा दो, तो 100 आ जाएगा, दोनों 100 आ जाएंगे, सी आंसर आ रहा है। देखो आरएमएस और फ्रीक्वेंसी पूछिए, आरएमएस और फ्रीक्वेंसी, कोई आंसर तो बताओ भाई। तो फ्रीक्वेंसी जनरेटर पे डिपेंड है, जितना तेज घुमाओगे, जितनी एनर्जी, ज्यादा एनर्जी से घुमाओगे, ज्यादा फ्रीक्वेंसी मिलेगी। हाँ भारत की फिक्स है 50 हर्ट्ज, लेकिन क्वेश्चन में फिक्स नहीं है, अमेरिका की 60 हर्ट्ज। आगे बढ़ना होगा, आगे बढ़ना होगा, बताइए शून्य से शिखर या शिखर से शून्य तक, ये बेटा देखिए, ये शून्य से शिखर और शिखर से शून्य तक पहुंचने का जो टाइम होता है ये T/2, तो ये टाइम होता है T/4, तो शून्य से शिखर तक या शिखर से शून्य तक जो टाइम लगता है वो कितना लगता है T/4, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/T,
तो टी की जगह 1/f रख दीजिए। एफ इन्होंने 50 दिया है, कुछ नहीं कहते तो 50 लेते हैं, तो 1/200 यानी 5 इंटू। बहुत कम टाइम में करंट पीक पर पहुंचती है, तो राधा डी आंसर बता रहे, डी करेक्ट जवाब बेटा, डी करेक्ट जवाब है। बताइए, प्रेरकत्व एल वाले शुद्ध प्रेरकत्व में जब प्रत्यावर्ती धारा बहती है तो औसत शक्ति है। इसमें अपन जल्दी में आंसर 1/2L दे देते हैं, जो कि गलत है। औसत शक्ति में पूछा है, बताइए आंसर बताइए। जीरो, जीरो करेक्ट जवाब है, सूरज का आंसर बिल्कुल सही है। और भी बालक आंसर दे रहे हैं, राधा डी आंसर बता रहे हैं, डी करेक्ट है बेटा। तो सभी बच्चे सेशन को लाइक भी किया करें। तो एवरेज डिसिपेटेड पावर, VRMS IRMS cos फाइव, फाइव बराबर कितना बोलेंगे आप, 5/2, तो टी एवरेज कितना आएगा, 0। डी 1/2L इसको ना लगाए, वो जब डीसी सर्किट होता है स्टोर्ड एनर्जी है वो। ये औसत दे सकती पूछा एसी सर्किट में, एसी सर्किट आए औसत शक्ति में पूछा जाए तो 0, क्योंकि फेज डिफरेंस क्या होता है, 5/2। कंडेंसर के लिए भी क्या ये फेज पर डिपेंड है, हाँ बिल्कुल फेज पर डिपेंड है। एवरेज डिसिपेटेड पावर किस पर डिपेंड है, फेज पर, कालांतर पर। जब नुकसान किसके कारण होगा, आर के कारण, आर के कारण आएगा। बताइए कब पावर अधिकतम होगी, सर्किट के अंदर की पावर, ये डिसिपेटेड पावर की बात नहीं हो रही है, सर्किट के अंदर की पावर कब ज्यादा होगी, जब करंट मैक्सिमम होगा, जब रुकावट कम होगी। तो ये कब होता है, रेजोनेंस कंडीशन में। कैसा कब होता है, रेजोनेंस की कंडीशन में, अनुनाद की स्थिति में, एक्सएल बराबर एक्ससी, ये रेजोनेंस की कंडीशन में होता है, एक्सएल बराबर एक्ससी, एक्सएल ओमेगा एल और एक्ससी 1 ओमेगा सी। तो आंसर देंगे अपन बी। रेजोनेंस की कंडीशन में, अनुनाद की कंडीशन में सर्किट की पावर करंट कब ज्यादा होगी, जब रुकावट कम हो जाएगी। तो आंसर ये दादा, ये आंसर बता रहे सूरज, ओमेगा एल इक्वल टू बेटा 1 ओमेगा सी बोलो। मोहिनी बी आंसर बता रहे, बी बेटा, बी आंसर बता रहे। बताइए बताइए, इंसुलेटर समझते हैं, इंसुलेटर जिसकी रुकावट बहुत ज्यादा हो, इंसुलेटर का मतलब रुकावट ज्यादा, अनंत। इंसुलेटर का मतलब क्या होता है, इंसुलेटर कुछ अलग, जिसकी रुकावट अनंत होती है, जिसकी रुकावट प्रतिरोध कितना होता है, अनंत। यहां पर रेजिस्टेंस को एक्सी से लिखेंगे, तो आपको पता है एक्सी इक्वल टू 1 ओमेगा सी, 1/2 पाई एफ सी। अगर आपने डायरेक्ट करंट लिया है तो एक्सी 1 अनंत, 1/0 यानी अनंत, यानी इसको ब्लॉक कर देगा। तो डायरेक्ट करंट के लिए ये भी इस तरह का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है भाई। कैपेसिटर इज अ परफेक्ट इंसुलेटर फॉर, तो कैपेसिटर किसके लिए परफेक्ट इंसुलेटर है, कैपेसिटर किसके लिए परफेक्ट इंसुलेटर है, तो डायरेक्ट करंट के लिए ये परफेक्ट इंसुलेटर है, डायरेक्ट करंट के लिए। बताइए, आपको एक आरएल सर्किट दिया है, आर भी दिया है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें क्योंकि पेपर में आपकी मुलाकात क्वेश्चन से ही होगी। ये सप्लाई दी है, बी आर गिवन है आपको 12 और बीएल पूछा है, और सप्लाई लगा रहे हैं 20 वोल्ट। फॉर्मूला आप जानते हैं, V इक्वल टू बी आर स्क्वायर प्लस बीएल स्क्वायर, बी इक्वल टू रूट बी आर स्क्वायर प्लस बीएल स्क्वायर। इलेक्ट्रिसिटी के हम 4 वीडियो बना रहे हैं, ये तीसरा वीडियो, एक और वीडियो बनाएंगे। चारों वीडियो तैयार करने के बाद आप इलेक्ट्रिसिटी के जो 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे उन्हें आराम से बना पाएंगे। तो 20 वोल्ट दिया है, इसको बोल दीजिए 144, हटा दीजिए इसको, बताइए कितना आ रहा है, 16 आ गया, 60 स्क्वायर कर दीजिए, 400 में से 144 घटा देना,
400 माइनस 144, ये आंसर आएगा। राधा ये आंसर बता रही है, ये करेक्ट जवाब है। सूरज भी ये आंसर बता रहे हैं, और कोई आंसर क्यों नहीं बता रहा है, बताइए। अमीटर की रीडिंग, देखो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। अमीटर की रीडिंग के लिए आपको करंट निकालना पड़ेगा, और अमीटर जो रीडिंग आती है वो आरएमएस में आती है। देखो अमीटर की जो रीडिंग है, आई आरएमएस क्या आएगा, बी आरएमएस अपॉन, क्या कनेक्ट है इसमें, कंडेंसर कनेक्ट है, तो एक्सी, जेड की रहेगी क्या, एक्सी। बीआरएमएस कितना होता है भाई, बीआरएमएस V0 दिया है इन्होंने 200√2, तो बीआरएमएस हो जाएगा V0/√2। बीआरएमएस कितना हुआ, V0/√2, तो √2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 220, तो बीआरएमएस आ गया 220। एक्सी कितना होता है, एक्सी 1/ω_c, यानी 1/ω कितना है, ओमेगा टी के साथ जो लिखा रहता है वो होता है ओमेगा 100। सी कितना है, 1 माइक्रोफैरड। इसको ऊपर ले जाइए, 6 में से 2 गया तो -4 तो ऊपर 4 बचेगा, तो एक्सी कितना है, एक्सी कितना आ रहा है, 10⁻⁴। ऊपर ले जाइए इसको, 22 × 10⁻³ आ रहा है। 220 क्यों आ रहा है, अच्छा 200 है, ये 200, ये 200 है भाई, 200 कर लेना इसको, ये 200 है, तो 20 × -3 एम्पियर, तो आप क्या कहेंगे, 20 मिली एम्पियर। पर इसमें इंपॉर्टेंट लगा है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा है, ध्यान रखना, जो मीटर पढ़ेंगे वो आरएमएस वैल्यू पढ़ेंगे, जो मीटर पढ़ेंगे वो आरएमएस वैल्यू पढ़ेंगे। ये आपको E0 दिया है, आरएमएस निकालने के लिए √2 से डिवाइड कर दें, √2 से डिवाइड कर दिया तो आपका बीआरएमएस कैलकुलेट हो जाएगा। बीआरएमएस कितना है, √2 से डिवाइड करेंगे 200। तो करंट की वैल्यू क्या होती है, वोल्टेज अपॉन रुकावट। हमें मीटर की वैल्यू चाहिए, आरएमएस वैल्यू, मीटर जो रीड करेगा वो आरएमएस, मीटर क्या रीड करेगा, करंट की आरएमएस वैल्यू, वोल्ट मीटर क्या रीड करेगा, वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू। आगे बढ़े, बताइए। अनुराधी आप प्रति पूछिए, आर का तो कोई मतलब है नहीं, आंसर में नीचे 2 पाई नहीं आ रहा, 1/, वाला आ तो 1/√LC, ये क्या रेडियन पर सेकंड में आएगी, इससे इससे क्या आएगी, रेडियन पर सेकंड। क्या ये आर पर डिपेंड है, आर पर डिपेंड नहीं है बेटा। एल कितना है, 8 है, सी कितना है, सी 0.5 माइक्रो -6, ये 4 4 का रूट होता है 2, और 10 की घात -6, 1000 ऊपर पहुंचा दो 500 आ जाएगा, 500। एक्सी कैसे आया बेटा, रुकावट का फॉर्मूला, वोल्टेज अपॉन रुकावट, वहां कंडेंसर ही है, कंडेंसर के कारण रुकावट को एक्सी बोलेंगे, कंडेंसर के कारण रुकावट को एक्सी बोलेंगे। सूरज 500 आंसर बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। 500 रेडियन पर सेकंड, इसके साथ क्या लगाओगे, रेडियन पर सेकंड। अर्ज मत देना, अर्ज तब बोलते हैं जब एफ इक्वल टू कैलकुलेट कर दे। बताइए कौन सा डायमेंशन फ्रीक्वेंसी का नहीं है, फ्रीक्वेंसी का एक डायमेंशन मिलेगा आपको ऐसा, 1/√LC, ये चीज याद कर लेना, R/L और एक 1/RC, ये तीनों याद रखना। ये किसके हैं, फ्रीक्वेंसी के। अगर इसका डायमेंशन क्या हो जाए, T-1, अगर ये ऐसे पूछे √LC L/RC T, ये इंपॉर्टेंट है भाई। तो फ्रीक्वेंसी 1/RC हो गया, बहुत बढ़िया, R/L हो गया, ये भी हो गया, तो डी आंसर करते हैं, डी आंसर बोलते हैं, राधा डी, रोशनी डी, डी आंसर हो जाएगा बेटा। इसको ऐसे याद रखना, देखो आप जब रेलवे की वेबसाइट देखते हैं IRCTC, IRCTC, तो आरसी के साथ क्या लिखा है, टी, तो आरसी टी, LYR, आप LYR को ध्यान से देखो, आपको एल में टी नजर आएगा, एल में टी नजर आएगा, तो टी,
आर अपॉन एल में टी नीचे नजर आ रहा है तो टी इनवर्स, आर अपॉन एल में टी नीचे नजर आ रहा है तो टी इनवर्स। ये देखिए बहुत ही बढ़िया, बताइए। 10 ओम का प्रतिरोध 5 मिली एम्पीयर की कुंडली तथा 10 माइक्रो फैराड का कंडेंसर सीरीज में जुड़ा है। यह संयोग या उचित आवृत्ति के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़ा जाता है। ये प्रतिरोध को आना करते हैं, वो रेजिस्टेंस को आप कर रहे हैं। क्या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस पर डिपेंड है? क्या इसमें आ रहा है? नहीं आ रहा। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन आर, हमने स्टार पॉइंट भी लिखाया, डज नॉट डिपेंड ऑन आर। तो अनुनादी आवृत्ति प्रतिरोध आर पर निर्भर नहीं है, अनुनादी आवृत्ति प्रतिरोध आर पर निर्भर नहीं है, प्रतिरोध आर पर निर्भर नहीं है। क्या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस आर पर डिपेंड है? तो बोल देना नहीं है। तो मेरा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सभी वाला याद रखना। क्या इसमें आर को हाफ कर रहे हैं, रेजिस्टेंस हाफ, क्या रेजिस्टेंस पर डिपेंड है? नहीं है। तो अमन शर्मा तुम भी पूरे वीडियो देखोगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा बेटा। तो एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट एल सी। क्या रेजोनेंस एलसीआर सर्किट का रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आर पर डिपेंड नहीं है? ये देखिए, इसका इंपीडेंस का फॉर्मूला पूछ लिया। ये देखिए इंपीडेंस का फॉर्मूला पूछ लिया है, इंपीडेंस का फॉर्मूला बताइए, इंपीडेंस का फॉर्मूला बताइए। तो जेड बराबर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। एक्सएल बराबर क्या लिखोगे आप? ओमेगा एल, और एक्ससी की जगह लिखोगे 1 अपॉन ओमेगा सी। तो ये ओमेगा एल लिख दो और एक्ससी की जगह लिख दो 1 अपॉन ओमेगा सी। तो एक्सएल की जगह ओमेगा एल रखते हैं और एक्ससी की जगह 1 अपॉन ओमेगा सी। तो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी। आंसर बी बोल दो। क्वेश्चन पूरा पढ़ लें क्योंकि पेपर में आपकी मुलाकात क्वेश्चन से ही होती है। आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर। ये देखिए, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आर ओम का एक रेजिस्टेंस इंडक्टेंस एल के साथ सीरीज में जुड़ा है। प्रतिघात पूछा है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है 10 पाई एक्सएल अपॉन आर। 10 पाई का फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है? एक्सएल अपॉन आर। ये क्या नहीं, एक बार देख लो क्या देखा बेटा, इनमें बराबर ओमेगा सी नहीं है। तो एक्सएल अपॉन आर 10 40, ये कितना दिया है भाई? 45। एक्सएल इक्वल टू कितना बोलोगे? आर। आंसर सी बोल दो। 10 पाई बराबर एक्सएल अपॉन आर। एक्सएल कितना आ जाएगा? आर आ जाएगा। बताइए, आरएमएस वैल्यू पूछिए। साइन थीटा और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू अगर होती है तो ये पीक वैल्यू कहलाती है। आई इक्वल टू आई जीरो, तो ये पीक वैल्यू हो गई। पीक वैल्यू यहां पर कितना है? पीक वैल्यू हो गई यहाँ 4। तो आरएमएस कितना बोलोगे? आई जीरो अपॉन रूट 2। आई जीरो कितना है? 4। साइन थीटा और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो ये शुरुआत में जो लिखी रहती है वो पीक ही आएगी, सिग्मा नहीं आएगा। 4 अपॉन रूट 2, रूट 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं रूट 2 का, तो 2 रूट 2 आ जाएगा। आंसर बी, 2 रूट 2 आ जाएगा, 2 रूट 2 आ जाएगा। देखिए भाई, ये देखिए, रोशनी घर से आप जो करंट भेजते हैं, देखो अपन चाहते हैं नुकसान कम हो, तो अपन को हाई पावर में भेजते हैं। इसमें वोल्टेज हाई रखते हैं और करंट कम रखते हैं, क्योंकि नुकसान का जो फॉर्मूला है जो बराबर आई स्क्वायर आई टी, ये नुकसान है।
तो नुकसान कम हो, तो उसके लिए क्या जरूरी है, करंट को कम रखो, तो वोल्टेज को ज्यादा रख दो। तो अधिक वोल्टेज उच्च विभव पर भेजो। क्यों भेजते हैं, क्योंकि विद्युत शक्ति का अपव्यय कम होगा, खर्चा कम आएगा, कम खर्चा। तो हाई वोल्टेज पर भेजने का फायदा क्या है, लॉस कम होगा। नहीं तो हाई करंट पे भेजोगे आप तो नुकसान ज्यादा आएगा, H बराबर I स्क्वायर RT। तो अपन क्या करेंगे, जैसे पावर है आप ऐसे भी भेज सकते हैं, यदि आपके पास पावर 2000 तो आप इसको ऐसे भी भेज सकते हैं, 2000 इंटू 1, 500 इंटू 4 में भी भेज सकते हैं, 200 इंटू 5, 200 इंटू 10 में भी भेज सकते हैं। प्रत्येक केस में ये 2000 ही है, लेकिन करंट बढ़ता जाएगा तो यहाँ नुकसान 100 तक पहुंच जाएगा, I का स्क्वायर। यहाँ 16 का नुकसान है, 1 का ही नुकसान है, तो नुकसान कम होना चाहिए। तो जब अपन ट्रांसफर कर रहे हैं तो नुकसान तो होगा लेकिन कम हो, तो कम हो तो हाई वोल्टेज में भेज दो, जिससे कम नुकसान हो। बताइए, तो बताया आपको 311, ये तो आपको याद है, ये भारत का सप्लाई वोल्टेज है, याद रखा करो 311। समझ में आया? तो इसका आंसर क्या होगा, विद्युत शक्ति का अपव्यय कम रहता है, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान देगा। ये देखिए 311 आरएमएस वैल्यू होती क्या है, करंट की जो आरएमएस वैल्यू है वो क्या है, तो पीक वैल्यू का 1/√2 गुना। तो आरएमएस वैल्यू क्या है, शिखर मान का 1/√2 गुना। आंसर क्या बोलोगे, सी 1/√2 टाइम द पीक वैल्यू। तो आरएमएस क्या होता है, 1/√2 हो जाएगा पीक वैल्यू। एक सेकंड में आ रहे हैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन। ये देखिए, आर प्रतिरोध के परिपथ में डेल्टा टी समय में डेल्टा बाई चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है, डेल्टा सी में परिपथ में प्रवाहित आवेश का मान। जैसे हमने कॉइल ली और इसके पास मैग्नेट लाए, तो हमने आपको बताया तीन फॉर्मूले, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रेरित विद्युत वाहक बल। करंट के लिए आर से डिवाइड कर दो, माइनस डी फाई अपॉन आर डी टी, और चार्ज के लिए आई डी टी। माइनस क्या बता रहा है भाई, अपन कॉइल के अंदर करंट ईएमएफ चार्ज इंड्यूस करना चाह रहे हैं, तो कॉइल क्या करेगी, अपोज करेगी, विरोध करेगी, क्योंकि नेचर का नियम है जो जैसा है वैसे लेना चाहता है। तो इंड्यूस्ड माइनस डी फाई अपॉन आर, आंसर क्या बोलोगे, डी। तो इंड्यूस चार्ज का फॉर्मूला है माइनस डी फाई अपॉन आर, ये इंड्यूस चार्ज प्रेरित आवेश का फॉर्मूला है माइनस डी फाई अपॉन आर, माइनस डी फाई अपॉन आर। बताइए, विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर नहीं करता, विद्युत वाहक बल किस पर डिपेंड नहीं है। और सभी बातें ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर किया करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ पाए। बताएं, नहीं तो जो नाइट में क्लास होती है 8-15 वाली क्लास, उसके लिए स्टूडेंट ज्यादा आ नहीं पाते, 1-2 स्टूडेंट ही रहते हैं। बताएं, इंड्यूस्ड ईएमएफ किस पर डिपेंड नहीं है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस एन डी फाई अपॉन डी। क्या इसमें आ रहा है, बोलो, सी आंसर बोल पाओगे, रेजिस्टेंस आ रहा है क्या नहीं आ रहा। इंड्यूस चार्ज के पास पूछे, वो आर पर डिपेंड नहीं है, टाइम पर डिपेंड नहीं है, इंड्यूस चार्ज टाइम पर डिपेंड नहीं है, लेकिन करंट के बारे में वो दोनों पर डिपेंड है, आर पर भी टाइम पर भी। तो ईएमएफ आर पर डिपेंड नहीं है, ये टाइम पर डिपेंड नहीं है, लेकिन इंड्यूस करंट दोनों पर डिपेंड है। तो दीपक आंसर सी बता रहे हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, बहुत बड़ी। बताइए, दिशा, दिशा शब्द आ जाए, दिशा, तो आप आंसर लगाना लेंज। और मैग्नीट्यूड शब्द आ जाए, मैग्नीट्यूड, परिमाण शब्द आ जाए, तो आप आंसर लगाएंगे फेराडे।
मैग्नीट्यूड शब्द आ जाए तो आप आंसर लगा देना फैराडे। क्या दिशा आ गया, शब्द आ गया, दिशा, 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 द डायरेक्शन। तो आंसर क्या लगाएंगे, बी। डायरेक्शन शब्द आ जाए, दिशा, मैग्नीट्यूड आ जाए फैराडे, तो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यूरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज गिवन बाय। तो अपन आंसर क्या लगाए, दिशा शब्द रेंज। अगर डायरेक्शन की जगह मैग्नीट्यूड शब्द आता, दिशा नहीं आता, तो आप आंसर लगाते फैराडे। बताइए, ईएमएफ पूछा है, एरिया 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और देखिए, जो एरिया वाले क्वेश्चन है जिनमें जिन फॉर्मूलों में एरिया आता है, एक बात याद रखना है, एरिया के लिए एंगल उल्टा लिखा करें, क्योंकि एंगल नॉर्मल से लेते हैं। तो उन्होंने परपेंडिकुलर शब्द जरूर दिया है, आप एंगल कितना लेंगे, थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0, ई इक्वल टू माइनस टेन डी फाई अपॉन डी टी, फाई बराबर ए बी कॉस 0। समझ में आ रहा है। एंगल किससे देखेंगे, नॉर्मल से। तो नॉर्मल से जब आप एंगल देखेंगे, तो कॉइल अगर परपेंडिकुलर तो एंगल कितना बनेगा, 0, क्योंकि कॉइल पर एक नॉर्मल है। एरिया की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्मल टू द सरफेस। यदि छतरी का एंगल होता है तो एंगल क्या होता है, उसकी डायरेक्शन। आप तो याद रखना, एंगल उल्टा लेंगे। अभी कॉइल पैरेलल रखी होती तो एंगल 90 लेते, ये आंसर 0 आता। तो ई बराबर एम कितना है, 500। एरिया, एरिया कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटी का स्क्वायर -4। भाई सेंटी के स्क्वायर को ध्यान रखना, 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, इधर समझ रहे हैं। तो सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर। अगर हम सेंटीमीटर का स्क्वायर की बात करें, तो आप बोल देना -4 मीटर स्क्वायर, ये होगा। बी, बी में चेंज कर दो, बी में कितना चेंज हुआ है, तो बताया जा रहा है आपको, बी में 0.1, 0.1 का मैग्नेटिक फील्ड है, और इसे 0.1 सेकंड में खत्म कर दिया। 1 2 3 4, 4 से 4 काट दो, 5 वोल्ट आ जाएगा। तो 5 वोल्ट, आंसर बी बोल दो। E इक्वल टू एम डी फाई अपॉन डी टी, 5 आंसर आएगा। सूरज 5 बता रहे, बहुत बढ़िया। तो E बराबर एम डी फाई बटे डी टी। आपको फ्लक्स में चेंज करना है, फ्लक्स में चेंज करने के लिए आपको बी में चेंज करना है, ए बी। फ्लक्स में चेंज करने के लिए बी में, फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, तो फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, वेबर। और सीधे ध्यान रखना, मैक्सवेल, और 1 वेबर 10⁻8 मैक्सवेल। और अगर बी का पूछे, तो बी का हो जाएगा वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। बी का यूनिट क्या हो जाएगा, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स का यूनिट है वेबर। कौन सा फ्लक्स, तो ध्यान रखो, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक मत बोल देना, उसका यूनिट अलग है, चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स का यूनिट क्या है, चुंबकीय फ्लक्स का यूनिट हो जाएगा वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट वेबर। परपेंडिकुलर थीटा 0, वो तभी देना बेटा परपेंडिकुलर में जब कॉइल का एरिया दिया हो, फॉर्मूले एरिया दिया हो। जिन फॉर्मूलों में एरिया आता है तभी। अगर एरिया नहीं आ रहा हो तो मत कर देना। बताइए लेंज का नियम क्या देगा, तो ये डायरेक्शन। और फेराडे पूछे, फेराडे, तो आप बोल देना मैग्नीट्यूड, परिमाण। फेराडे क्या देगा, मैग्नीट्यूड, परिमाण। तो डायरेक्शन बोले, प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित धारा की दिशा। देखिए, एम होता है हेनरी, हेनरी बराबर हेनरी बटे हेनरी, ये रॉन्ग हो जाएगा। हेनरी बराबर
हेनरी का स्क्वायर, हेनरी बराबर हेनरी का स्क्वायर, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, सी आएगा। हेनरी बराबर रूट में हेनरी इंटू हेनरी इज इक्वल टू हेनरी बराबर हेनरी। क्या हम डायरेक्ट रट ले? हाँ बिल्कुल डायरेक्ट रट लो, ये हमने आपको रटवाया है, एम बराबर रूट L1 L2, आंसर सी, एम बराबर रूट L1 L2। ठीक है, चेक भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। बताइए, आपको 2 स्टार पॉइंट लिखवाए थे हमने। स्टोर्ड एनर्जी इन कंडेंसर, संधारित्र में संचित ऊर्जा, क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र के रूप में। ये फॉर्मूले लिखाए थे, लेकिन स्टोर्ड एनर्जी इन कॉइल, कुंडली में संचित ऊर्जा, कुंडली में संचित ऊर्जा 1/2 Li²। कौन सा फील्ड बोलोगे? मैग्नेटिक, चुंबकीय क्षेत्र, तो मैग्नेटिक फील्ड बोलो, आंसर ए। बहुत कब लगाते हैं? जब वो कहता मूविंग चार्ज प्रोड्यूस्ड, गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, तब बहुत लगाते हैं। देखिए, E बराबर d∅dt, फाई के 3 फॉर्मूले बताए थे, यहां लगा देना। फाई इक्वल टू लाई, फाई इक्वल टू लाई रख दो, कीजिए, फाई इक्वल टू लाई रख दिया, आंसर बताइए। फाई लाई माई, तो फाई की जगह लाई रख दिया। फाई का ये भी फॉर्मूला होता है एम आई माई, फाई लाई माई, फाई का एक फॉर्मूला ये भी बताया था, सॉल्व कीजिए। ई बराबर एल डी आई अपॉन डी टी, कितना ईएमएफ है? 5 वोल्ट। एल चाहिए, डी आई कितना दिया है? डिफरेंस ऑफ करंट 3 से 2 यानी 1, डिफरेंस 3 माइनस 2, डिफरेंस ऑफ आई, टाइम कितना है? कुछ टाइम बता देगा, मिली सेकेंड। एल बराबर आ गया 5 × 10⁻³ हेनरी, या 5 मिली हेनरी, 5 × 10⁻³ हेनरी या 5 मिली हेनरी, आंसर डी बोलना होगा। ई बराबर d∅/dt, दीपक डी आंसर बता रहे, सूरज डी आंसर बता रहे, डी सही है, आंसू डी, तो डी आंसर होगा। ई बराबर d∅/dt, आई बराबर एल आई। बताइए, पैरेलल में बेटा ये रेजिस्टेंस की तरह बनते हो, नहीं जोड़ दिया करो। पैरेलल में आपने देखा था, पैरेलल में R1 R2 एक जैसे, एक जैसे दो रास्ते, एक जैसे एन रास्ते R1 एन, एक जैसे दो रास्ते, अगर गवर्नमेंट ने एक जैसे दो रास्ते बना दिए हैं तो रुकावट आदि हो जाएगी, निश्चित है। ऐसे ही यहां बोल देंगे, एक जैसे दो एल है, बोल देना L/2, कितना बोल दोगे? L/2, सी आंसर बोल देना, सी आंसर बोल देना। एक धनात्मक अंशक के लिए पूछा है, ई एवरेज सप्लाई दी है 220, ये 220 दिया है, ये आरएमएस दिया है, तो ये कितना होगा? 220√2, 311, देखो 311, पाई पाई होता है 3.14, ये लगभग काट दो, 100 आ जाएगा, ये आ जाएगा 198, 198। सर करंट की डायरेक्शन इक्वल हो तब
शालों के करंट की डायरेक्शन इक्वल हो। करंट में डायरेक्शन ही नहीं होती है। क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे बेटा, हमें मैसेज करना क्वेश्चन को। बताइए एसी को डीसी में बदलना है, तो एसी में जो डिफेक्ट है ऑसिलेशन का, तो डायरेक्शन बदलने का तो उसे अपन रेक्टिफाई कर दो। रेक्टिफायर दिष्टकारी। अगर डीसी को एसी में बदलना है तो इन्वर्टर। अगर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलना है तो ट्रांसफॉर्मर। तो रेक्टिफिकेशन कर दें एसी को डीसी में, दो रेक्टिफायर भी पढ़ेंगे अपन, हाफ वेव और फुल वेव, अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी। हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, अर्ध तरंग दिष्टकारी। बताइए प्रत्यावर्ती धारा में सामान्यता, तो आप क्या कहेंगे, आधे चक्कर में पॉजिटिव होती है, आधे चक्कर में नेगेटिव, तो कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू कितनी आएगी, 0। धारा का औसत मान 0 होता है। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इज 0, तो आई एवरेज कितना आएगा फॉर कंप्लीट साइकिल। ध्यान रखना ये पूरे चक्कर के लिए है, पूरे चक्कर के लिए। फिर इसलिए अब तो अपन हाफ चक्कर के लिए वैल्यू निकालते हैं, पूरे चक्कर के लिए वैल्यू है, पूरे चक्कर के लिए कितनी वैल्यू होगी, 0। पूरे चक्कर के लिए वैल्यू आएगी 0। ये देखिए फेज डिफरेंस π/2, करंट π/2 पीछे रह गई, करंट π/2 पीछे रह गई, फाई π/2 है। VRMS अगर फाई π/2 है तो नुकसान होगा क्या, नहीं होगा। अगर फाई π/2 है तो नुकसान नहीं हो पाएगा, अगर फाई π/2 है तो नुकसान होगा क्या, नहीं होगा। इसको देखिए शक्ति गुणांक पूछा है, इंपीडेंस, तो इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या है, cos फाई R/Z। इंपीडेंस का फॉर्मूला है cos फाई R/Z। सर करंट समान दिशा में फ्लो हो, शालों के बीच की, शालों के, ये तुम्हारे नंबर पे मैसेज कर देना, ये नंबर पे मैसेज कर देना, लिखो नंबर, फिर मिटाइए नंबर। हाँ बताइए, R/Z, R कितना है 3, Z √R² + X²। तो किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो एक नंबर और लिख लो। नाइन 479 37 39 32, ये केवल व्हाट्सएप करना, केवल व्हाट्सएप करना। तो कोई भी क्वेश्चन पूछना हुआ, अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो इसी नंबर पे हमें मैसेज कर देना व्हाट्सएप, तो हम आपको क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। कोई भी पीडीएफ क्वेश्चन वीडियो किसी भी तरह का डिस्कस करना हो, फॉर्मूला वगैरह, तो इस नंबर पे, नंबर लिखा है सब लोग। आगे बढ़ेंगे। तो पावर फैक्टर आ गया 0.6, आंसर भी हो गया। बताइए शक्ति में, तो कंडेंसर आ गया है, एसी सर्किट आ गया, कंडेंसर आ जाए, एसी सर्किट आ जाए, तो फाइव इक्वल टू π/2 भी याद आ जाए, कंडेंसर आ जाए,
एसी सर्किट आ जाए तो फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो पी एवरेज वी आर एम एस कॉस पाई बाई 2 कितना आ जाएगा 0। जल्दी में 1/2 सीबी स्क्वायर ना लगाएं, जल्दी में 1/2 सीबी स्क्वायर ना लगाएं। बताइए एलसीआर अनादि परपथ का शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक देखिए ये तो फेज डिफरेंस आता है, फेज डिफरेंस ऐसे ही होते हैं 0 90, इसमें गलती हो जाती है। जेड बराबर आर लिख दो तो बन तो, और फेज डिफरेंस पूछते तो पावर फैक्टर 1। शक्ति गुणांक कितना कहेंगे आप 1, शक्ति गुणांक बोल दो 1, और फेज डिफरेंस कितना बोलोगे 0, दोनों इंपॉर्टेंट है। देखो फेज डिफरेंस के आंसर ऐसे ही होंगे 0 90 इस टाइप के। आगे बढ़े, इंडक्टर दिया, इंडक्टर करंट को पीछे कर दो, इंडक्टर दिया है, कंडेंसर दिया जाता तो करंट आगे कर देते, कंडेंसर दिया जाता तो करंट आगे कर देते, लेकिन इंडक्टर दिया है। ये स्किन इफेक्ट होता है, त्वचा प्रभाव। आप तो याद रखना, एसी का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, डीसी के दिया है तो एसी के लिए ज्यादा कर दो। बी आंसर कर दे, आंसू बी आंसर बता रहे, राधा भी बी आंसर बता रहे। बी करेक्ट जवाब बेटा, बी करेक्ट जवाब है। इसको देख लीजिए चलो। The reactance of a 25 microfarad capacitor at the AC frequency of 4000 Hz। बताएं आंसर। पूछा है कंडेंसर का, FC इज इक्वल टू 1/ओमेगा c बोल दो, 1/2 पाई FC, 2 पाई F कितना है तो ये 4000 है, और C कितना है 25 माइक्रोफैरड -6, तो ये देखिए 10 की घात 5, 10/2 पाई, पाई अपन पाई बोलो। जिन पे डबल निशान लगाते हैं वो याद रखना, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई F सी इक्वल टू 1/ओमेगा c। ओमेगा की जगह रखते हैं 2 पाई F, ओमेगा की जगह क्या रखोगे 2 पाई F। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन पूछा है तो 1/2 पाई रूट एलसी, इसको एलसी को ऊपर ले जाए बी आंसर आ जाएगा। 2 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होगा, एलसी प्लस 1/2 है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा -1/2, एलसी प्लस 1/2 है तो ये देखिए सॉलिनॉइड से आपने याद किया है डी म्यू नॉट एन आई अपॉन एन, क्या ये डायमीटर पर डिपेंड है नहीं है, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ध्यान रखना सिरों पर आधा होता है, सिरों पर आधा होता है, तो आंसर डी हो जाएगा। ये देखिए सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला लगाते हैं म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई 10 टू द पावर -7, एन कितने टन है 50, आई कितना है 2, 2 आर कितना है 0.5, ये खत्म हो गया। 0.5 आधी होता है 50 दूनी 100, 12.56 -5 या 1.25 -4, आंसर बी हो जाएगा। तो आज की बात रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं एक नए कंसेप्ट और नए लेक्चर के साथ। जय हिंद जय भारत। कोचिंग की टाइमिंग क्या रहेगी तो वो आपको बता दी जाएगी, वैसे टाइमिंग रोजाना क्या रहती है, इवनिंग में 8:15 पर रहती है। ठीक है, सभी बालक लेक्चर को शेयर किया करें, लाइक भी किया करें, तो ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल से जुड़ सके। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। सत्यम कुमार, जय हिंद बेटा।